स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे न्यू होराइजन प्रोब के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो आप समझिए कि नासा का बहुत सारा कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी के अंदर मिशन बनाया जाता है। तो ये कैटेगरी है न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को मिड बजट कहा जाता है। बहुत सारे प्रोग्राम है जो बहुत ज़्यादा बजट खाते हैं, जैसे हबल हो गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, ये सब फ्लैगशिप कहलाता है, मतलब सबसे महंगा हो गया। फिर मिड रेंज में जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, और इसके नीचे मतलब छोटा एक्सपेरिमेंटल लो बजट्स वाले आते हैं। तो ये मिड बजट का था, और इसका मेन गोल मतलब ये पूरा प्रोजेक्ट का यानी न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम का है कि सोलर सिस्टम को अच्छे से स्टडी करना है। इनका काम ये नहीं है कि एक्सो प्लैनेट्स को पढ़ना, ये इनका काम नहीं। इनका काम है सोलर सिस्टम को ढंग से पढ़ो। और ये मतलब पूरा कैटलॉग में सबसे पहला मिशन यही था, न्यू होराइजन। और इसको लॉन्च किया गया था सितंबर 24 2005 में। एटलस भी रॉकेट पे सारा एक्स्ट्रा बूस्ट लगा के, क्योंकि ये जिस तरीके से लॉन्च किया गया था ये बहुत यूनिक था कि ये ऑर्बिट नहीं किया, ऑर्बिट करके ये रेज नहीं किया अपना, ये सीधे निकाल दिया गया धरती से सीधे। ये बहुत रेयरली किया जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है इन्होंने बनाया, रॉकेट लॉन्च किया, टारगेट क्या था, मतलब करना क्या चाहते थे। इनका काम था प्लूटोनियम सिस्टम को समझना था। प्लूटो मतलब जब स्टार्टिंग में आप पढ़े होंगे स्कूल में कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। तो प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, प्लूटो एक प्लैनेटॉइड है, यानी कि प्लैनेट बनने से पहले समझिए वो प्लैनेट का बीज है। अगर वो डस्ट क्लाउड के अंदर रहता तो धीरे धीरे डस्ट क्लाउड उस पर कोलैप्स करके उसको बड़ा बना देता, और प्लैनेट का वो सारा कैटेगरी नहीं कंप्लीट कर पाता है। जैसे कि सबसे बड़ा कैटेगरी है उसका ऑर्बिट डोमिनेंट होना चाहिए, यानी कि जब वो सूरज के इधर घूम रहा है, जिस पाथ पे वो घूम रहा है वो पाथ सिर्फ उसकी कंट्रोल में हो। जैसे कि धरती घूम रहा है अपने ऑर्बिट पे, तो चांद हमारा ऑर्बिट नहीं बाहर कर रहा है। प्लूटो के केस में प्लूटो इतना छोटा है कि प्लूटो का जो मून है, मतलब पहले हम लोग को नहीं पता था तो बाद में हम लोग उसको उस टाइम मून बोल दिए, शेरन जो मून है वो इतना नज़दीक है और उसका ग्रेविटी इतना बराबर है कि ये बाहर घूमता है। मतलब इसका एक्सिस अगर आप देखना चाहेंगे कहाँ पे घूम रहा है प्लूटो, वो उसके मतलब प्लूटो के बॉडी से बाहर निकला हुआ है एक्सिस, मतलब प्लूटो ऐसे 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 घूम रहा है। इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट का दर्जा नहीं दिया गया, उसका एक्सिस उसी के कंट्रोल में नहीं है। मतलब जैसे मरकरी भी आप कहो तो छोटा ही, काफ़ी छोटा है, लेकिन मरकरी बहुत डेंस है, क्योंकि मतलब एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त प्लैनेट का कोर उसको कहा जाता है कि बचा हुआ है, तो वो बहुत डेंस है। इसलिए उसके इर्द गिर्द कुछ चक्कर काटेगा वो उसका ऑर्बिट को फर्क नहीं पड़ेगा। प्लूटो इतना हल्का है, इतना हवा महल टाइप है कि शेरन ही उसको मतलब उसके ऑर्बिट से हटा देता है। तो मतलब दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जहाँ पे स्पिन हो रहा है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लूटो के अंदर ना होने के चलते उसे प्लैनेट नहीं बोला जाता। और ये चांद से भी छोटा है, प्लस चांद से हल्का है। और ये तो मतलब प्लूटो हो गया। प्लूटो में बहुत सारी चीज़ें, जैसे 4-5 ठो चाँद हैं उसमें भी। और फिर काइपर बेल्ट का स्टडी किया गया, मतलब यही समझिए प्लूटो को जब हटाया गया था तो वो समझ में इस बात पे आया कि हम लोग को काइपर बेल्ट समझ में दिखने लग गया। मतलब आप समझिए कि बहुत सारे बेल्ट है, जैसे आप सुने होंगे एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट मार्स के बाद आता है, मतलब मार्स समझिए रॉकी बॉडी का ये है कि इससे बाहर आपको रॉकी बॉडीज़ नहीं मिलेंगे, इसके बाहर आपको सीधे-सीधे गैस जायंट्स मिलेंगे। नेपच्यून, प्लूटो, ये सब मतलब गैस जाइंट के एंड में आता है। तो जैसे एक बॉर्डर आपका पड़ रहा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों गैस जाइंट जो आपको पड़ते हैं ये बैंड हो जाता है। तो ये गैस जाइंट का बैंड के बाहर जाएंगे तो आपको काइपर बेल्ट मिलेगा, और अगर रॉकी प्लैनेट यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के बाहर जाएंगे तो आपको एक और बैंड मिलेगा जिसके कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट हम लोगों को काफ़ी पहले से पता चल गया था, लेकिन ये काइपर बेल्ट नहीं पता था। मतलब इसीलिए जब काइपर बेल्ट का अच्छा से खोज हुआ, समझ में आया, उसमें खूब सारे ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया गया, तब समझ आया कि जो ये प्लूटो बहुत बड़ा नहीं है, और अगर प्लूटो थोड़ा सा भी केपेबल होता है तो ये सारे मतलब पत्थर उसी पे कोलैप्स करके उसको एक बड़ा प्लैनेट बना देते। वो नहीं हुआ, इसीलिए इसे प्लैनेटॉइड कहा जाता है। तो यही ये सबको समझना के लिए कि काइपर बेल्ट क्या है, कैसे है, और वहाँ पे किस तरह का डायनामिक्स होता है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रॉइड बड़े बड़े जो हैं वो यहीं से आएंगे। मतलब एस्ट्रॉइड बेल्ट पे हम लोग आराम से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ से आया तो दिखेगा नहीं, बहुत बहुत डिम होता है तो दिखता नहीं है ठीक से। तो गोल्स यही था कि इस एरिया को अच्छे से समझा जाए, काइपर बेल्ट को और प्लूटो का सिस्टम को पूरी अच्छे तरीके से समझा जाए। तो अब आप इतना दूर जा रहे हो तो उसमें पावर और प्रोपोर्शन क्या किया जाएगा। पावर, अब ये मेरा तीसरा मिशन हो गया जो मैं बता रहा हूँ, जिसमें रेडियो आइसोटोपिक थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ये काफ़ी कम पावर वाला था, मतलब वॉयेजर के कंपेयर में इसमें कम पावर था। ये 245 वाट्स दे रहा था। दो ही आप देख रहे हैं, जनरली 3 यूनिट लगाया जाता है, इसमें 2 ही लगाया गया था। और चूंकि इसको इतना स्पीड में भेजना था, एक इन्होंने तिगड़म वाला काम किया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है उसे गिम्बल पे नहीं रखा। मतलब जनरली आप वॉयेजर में देखें, रॉड है, रॉड के ऊपर में कैमरा है, कैमरा इधर उधर एम किया जा सकता है। वो इसलिए किया जाता है कि आप गुजर रहे हो,
डिश जो है आपका जो मतलब मेन एंटीना है वो धरती की तरफ फोकस करेगा और आपका इंस्ट्रूमेंट प्लैनेट इधर से अगर आ रहा है तो आपको ये नहीं बदलना पड़ेगा, दोनों अपना अलग अलग से एम कर लेगा। लेकिन इसके केस में वजन कम करने के लिए और रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए वो किया गया कि ठीक है कोई भी चीज़ घूमने फिरने वाला नहीं डाला जाएगा, इसमें सिर्फ थ्रस्टर्स रहेगा। तो जब ये मतलब प्लूटो को एक्चुअली देखने गया तो एंटीना डिस्कनेक्ट हो गया, मतलब एंटीना धरती की तरफ नहीं देख रहा था, एम नहीं कर पा रहा था। और वो मतलब कुछ सोच समझ के बनाया गया था, इसीलिए इसमें खूब सारे थ्रस्टर्स दिए गए थे। इसमें 16 टोटल थ्रस्टर्स हैं, उसमें 4 बड़े थ्रस्टर हैं मेन काम के लिए और 12 थ्रस्टर्स फाइन ट्यूनिंग है, उसमें से 6 रिडंडेंट है। हाइड्रोजन मोनोप्रोपेलेंट का इस्तेमाल से ये सब किया जा रहा था और इसे स्पिन स्टेबलाइज किया गया था, क्योंकि ये मतलब समझ रहे हैं इसका अनबैलेंस है, मतलब एक निकला हुआ डंडा बाहर से वो अनबैलेंस है, इसे स्पिन करके घुमाते घुमाते, इसलिए आपको सारे एनिमेशन में दिखेगा कि वैसे घुमा के भेजा गया था। जैसे ही ये रॉकेट से निकला ये सब जो छोटे थ्रस्टर्स हैं ये स्पिन डाल दिए, स्पिन डालने से ये स्टेबलाइज हो गया ताकि ये जो एंटीना है मेन एंटीना वो धरती की तरफ फोकस कर पाए। ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो मतलब वो इसका स्पीड दे नहीं पाता। उस टाइम कोई रॉकेट नहीं था जो मतलब अगर इसमें एक्स्ट्रा डालते कि हाँ ये मतलब एंटीना एमेबल बनाओ या इक्विपमेंट्स एमेबल बनाओ, नहीं हो सकता। तो ये पूरा बॉडी में ही सब चीज़ फिक्स है, मतलब यहाँ पे उसका कैमरा लगा हुआ है, ये धरती की तरफ देखेगा तो मतलब एंटीना रेडियो टेलीस्कोप जो है आपका प्लूटो को स्टडी करेगा, फिर ऐसे घूमेगा, मतलब बॉडी ही घूमेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, मतलब गिम्बल जैसा नहीं डाला गया है। और इसमें इतना दूर चला गया, प्लूटो का दूरी समझने के लिए बस ऐसे समझिए 4 लाइट आवर दूर है, यानी कि प्रकाश की गति से चलने पे भी आपको 4 घंटे लग जाएंगे। तो यही समझिए कि यहाँ पे लैग तो इनका बहुत बहुत सीरियस बात है। मतलब ये प्लूटो के इर्द शून्य से निकल गया, डेटा शून्य से कलेक्ट कर लिया, भेजने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ से यहाँ तक मतलब धरती पर डेटा रेट 1 किलोबिट पर सेकेंड है, वो भी अगर अच्छा किस्मत रहा तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फ्लाई बाय किया था। इससे पहले जो मैंने कसीनी मिशन के बारे में बात किया था उसमें कशीनी के बारे में बताया था कि कशीनी ऑर्बिट किया, मतलब उसीलिए उसमें मेन इंजन डाला गया था कि वो आपने रॉकेट से पूरा एनर्जी डाल दिया, जुपिटर उसका पूरा एनर्जी डाल दिया, लेकिन अगर उतना एनर्जी रहेगा तो वो ऑर्बिट नहीं कर पाएगा, वो ऑर्बिट से निकल जाएगा। लेकिन जुपिटर इतना बड़ा था कि हम लोग को बस थोड़ा सा स्पीड कम कर लें मतलब जुपिटर पकड़ लेगा हम लोग को। यहाँ पे वैसा नहीं है, क्योंकि प्लूटो बहुत छोटा था, बहुत छोटा है, मतलब उसकी ग्रेविटी के लिए आपको कितना स्लो होना पड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा स्लो था। मतलब समझिए पूरा एक एटलस उल्टा लगाना पड़ता तब जाके ये स्लो हो पाता है, तो वो तो कर ही नहीं सकते, इसीलिए ये फ्लाई बाय मिशन ही था कि जाएंगे और निकल जाएंगे, मतलब ऐसे ही करके कर सकते हैं। स्लो करने के लिए मतलब उनको उल्टा रॉकेट लगाना पड़ता है, स्लो करना पड़ता है स्पीड, और प्लस प्लूटो में बड़ा होता है या भशपुश तंदुरुस्त होता है तो ये हो जाता है कि ज़्यादा आपको स्लो करने की जरूरत नहीं, मतलब समझिए 10% ही आप स्पीड घटा देते अपना और वो मतलब ग्रेविटी संभाल लेता, ग्रेविटी बाकी का स्पीड घटा डालता है ड्रैग से। यहाँ पे वैसा नहीं था, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ फ्लाई बाय किया जा सकता था और कुछ घंटे तक ही इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट था वो मेन जोन में रहा। मतलब इसको बनाया गया था, ऐसा नहीं था कि मतलब 1 सेकंड के ही इसको सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। ये जैसे जा रहा था तभी से इसका टेलीस्कोप स्टार्ट कर दिया गया, खच खच फोटो खींचा जा रहा है। इसका बहुत अच्छा एनिमेशन नासा दिया है, जो मतलब पहले डॉट दिख रहा है, फिर बड़े डॉट दिख रहा है, फिर दिख रहा है प्लूटो शहर, फिर इसका घूमते घूमते सब दिखने लगा, मतलब धीरे धीरे बहुत नजदीक आया। और जैसे ही गुजरा प्लूटो की तरफ से तब भी सारे इंस्ट्रूमेंट को फोकस कर दिया गया, एंटीना डिस्कनेक्ट हो गया धरती से, धड़ धड़ करके सारा डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद जब वो कंप्लीट हो गया फ्लाई बाय तब वापस लॉन्ग रेंज टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके प्लूटो का मतलब पीछे से फोटो खींच रहा था। और उसके बाद ये सारा हो गया कुछ घंटों में, इसके बाद ये कर दिया गया ठीक है भैया डेटा धरती की तरफ भेजा गया, टेलीमेट्री भेजा गया पहले कि हाँ भाई हम जिंदा है, सही चल रहा है, फिर डेटा ट्रांसफर का गाड़ी खोल दिया गया, हाँ एक करके डेटा आ रहा है। तो यही समझिए। और ये जो सबसे नज़दीक जब पहुंचा था, मतलब प्लूटो के बहुत नज़दीक जब पहुंचा था, वो 12,500 किलोमीटर तक पहुंच गया था। मतलब ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये टेक्निकली ओरिजिनल फोटो नहीं है, ये मतलब कई सारे इंस्ट्रूमेंट की फोटो को मिला के बनाया गया, ये कंपाइल्ड इमेज है, मतलब हकीकत है, ये पूरी तरह से हकीकत है। लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं कि बस आप वहाँ खड़े होंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका आँख पहले इंस्ट्रूमेंट बहुत बड़ा होता है आपका, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट इतना हाई सेंसिटिविटी का, आँख उतना सेंसिटिव नहीं बड़ा होता है, आँख का सर्फेस एरिया रेटिना का उतना होता नहीं था, ऐसा दिखेगा तो नहीं आपको। लेकिन वही समझ लीजिए बहुत नज़दीक गया था 12,500, मतलब हम समझिए हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इससे ज़्यादा दूर रहता है, तो काफ़ी नज़दीक जा चुका था। और ये हुआ जुलाई 14, 2015 में हुआ था। और उसके बाद समझिए 16-17 तक बस ये लोग डेटा ही कलेक्ट करते रह रहे थे कि हाँ भैया तुमने फोटो खींच लिया, सारा मिशन काम हो गया है, अब डेटा भेजो। आ रहा है डेटा 1 किलोबाइट पर सेकंड, अब सोचिए कई गीगाबाइट का डेटा मतलब डाउनलोड करना था, प्लस जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही थी स्पीड घटते जा रहा था। तो बहुत बहुत पेशेंस वाला काम था, मतलब आधा काम इनका सिर्फ इसी बात पे था कि भैया डेटा स्ट्रीम आने दो, डेटा स्ट्रीम आने दो। मतलब समझिए हबल टेलीस्कोप हम लोग को बस एक छोटा सा डॉट दिखाएगी, कुछ है कुछ घूम रहा है, फिर अब हम लोग फुल डिटेल देख पा रहे हैं। तो ये फ्लाई बाय था और जिसका मैंने नीचे नासा का लिंक दे दिया, तो पढ़ें क्योंकि बहुत सारी चीज़ इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग किया ये, तो इसीलिए इसके बारे में बताया। अब बात करते हैं कि
इतना बड़ा महंगा मिशन आपने, लगभग $1 बिलियन के आसपास का मिशन की बात हो रही है, आपने बनाया वो बस छू करके चला गया, ऐसे कैसे होगा? वो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये काइपर स्काई बेल्ट को समझना चाह रहा, काइपर बेल्ट को समझना ज़रूरी था। तो प्लूटो जैसे ही गुजरा, प्लूटो पे जब आने वाले थे तो उसी टाइम साइंटिस्ट लोग को बोल दिया कि ठीक है, प्लूटो की तरफ हम लोग का सारा डेटा दिखा रहा है कि सैटेलाइट सही डायरेक्शन, प्लूटो के पीछे अगर कुछ है जहाँ पे जा सकते हैं उसको खोजो। तुरंत मतलब समझिए लॉन्च कर दिया गया है, प्रोब जा रहा है, लोग टूट पड़े, सारे के सारे ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन को फोकस किया गया कि प्लूटो के पीछे अगर कुछ है तो वहाँ फोकस करो। मतलब कुछ नहीं मिला किसी को। फिर हबल टेलीस्कोप को रिप्रोग्राम किया गया, भैया आप देखो कि हबल एटमॉस्फेयर के बाहर है और वो चीज़ इतना फेंट है, तारा आप धरती से फोटो खींच सकते हैं, लेकिन आप इसका मतलब कोई काइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट बहुत डार्क होता है क्योंकि उसका खुद का लाइट तो है नहीं, और सन का लाइट इतना दूर जाने के बाद पहले ही बहुत फेंट हो जाता है, प्लस वहाँ से वापस आने दरमियान एकदम जीरो हो जाता है, तो वो डिटेक्ट नहीं होता। लेकिन हबल दिखाया कि वहाँ कुछ है। फिर खूब सारा मिशन किया गया जिसमें कई सारे मतलब एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स को जोड़ जाड़ के खूब सारा एमेचर एस्ट्रोनॉमर हेल्प किया, और नासा का खुद का भी टीम जा जा के खूब सारा टेलीस्कोप से फ्लाई बाय किया। फ्लाई बाय का मतलब ये होगा कि देख रहे थे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बहुत डार्क है, दिखेगा नहीं, तो टारगेट किया गया कि ये स्टार हम लोग को पता है, हमारा मैथमेटिक्स कहता है ये स्टार के ये सामने से गुजरेगा, ये जिस टाइम होगा उस टाइम खूब सारा बजट टेलीस्कोप मतलब नासा के हिसाब से बजट टेलीस्कोप लगा के ये लोग ट्रैक किए, और इनको जैसे ऑक्लूजन दिखा, यानी कि तारा है, तारा के सामने से परछाई गुजरी, वो परछाई का हिसाब लगा के ये मैथमेटिक्सली समझ में आ गया। तो हम लोग मैथमेटिकली ये हिसाब लगाए कुछ है, ऐसा है, और वहाँ जाएंगे। इनके पास इतना फ्यूल था, इतना पावर था, मतलब आरटीजी में पावर तो खत्म होगा नहीं, और फ्यूल भी बचा हुआ था, हाइड्रोजन काफ़ी बचा हुआ था, तो वो एम कर रही है कि मतलब ठीक है प्लूटो के पीछे ऐसे जाके ये इस पर फोकस किया गया, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। मतलब हम लोग का गेस था कि भाई ये 2 स्फीयर है और इसका स्पिन एक्सिस मतलब बड़े स्फीयर के बाद में पता चला स्पिन एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर पे है, और ये मतलब जैसे क्रॉस किया, फ्लाई बाय करके क्रॉस किया, तो पता चला ले ये तो डिस्क है, मतलब पिज्जा साइज का है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लूटो पढ़ा, प्लूटो के सारे सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, प्लूटो के बाद भी ये अर्टुमा थूली जो है इसको भी स्टडी किया, काफ़ी नया इन्फॉर्मेशन है, और ये सबसे यंग ऑब्जेक्ट है जो इंसानियत मतलब अनटेम्पर्ड ऑब्जेक्ट कहना सही होगा, अनटेम्पर्ड ऑब्जेक्ट है जो इंसान स्टडी किया है सबसे फर्देस्ट। और इसके बाद भी अभी काम चल रहा है कि अगर कुछ और मिल जाता है जो मतलब, क्योंकि अब इसका टेलीस्कोप ही इस्तेमाल किया जा रहा है, अब मतलब अब ये इतना दूर है कि कोई और टेलीस्कोप तो यूज़ नहीं होगा, तो होराइजन प्रो में जो खुद का टेलीस्कोप है उसी का इस्तेमाल करके भैया हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो कोशिश करो तो कुछ दिखता है तो उस डायरेक्शन में जाओ। तो ये भी काम किया जा रहा है, और काफ़ी अच्छा चांस है कि इसे और कई साल तक खींचा जाएगा प्लान। लेकिन हाँ, ये समझिए कि ये वॉयेजर से ज़्यादा जल्दी से हीलियोस्फीयर में पहुंचेगा, क्योंकि इसका ट्रजेक्टरी बहुत सीधा था, मतलब सीधे भेजे थे, सीधा पहुंच गया। वॉयेजर के से स्लो चल रहा है, लेकिन वॉयेजर लंबा रास्ता लिया था, टुक 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 करके लंबा रास्ता लिया था, सारे चारों ग्रह को समझने की कोशिश कर रहा था। वहीं पे इसके केस में ये सीधा एक जगह पे टारगेट किया गया, ग्रेविटेशनल असिस्ट लिया और सीधे पहुंच गया प्लूटो पे, सीधे। इसीलिए स्पीड मतलब ये दूरी बहुत अच्छा से तय कर रहा है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, छोटा सा प्रेजेंटेशन न्यू होराइजन्स मिशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, क्योंकि मैं 7 कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ, और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप नहीं है तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।